चलिए मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, बाकी लोग जुड़ते रहेंगे और आप लोग शेयर करते रहना, लोग जुड़ते रहेंगे। ठीक है, पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। और जितने भी साथी उस दिन परेशान थे स्वास्थ्य को लेकर और बहुत लोगों के फ़ोन आए, अभी थोड़ी तबीयत अभी भी मतलब अब मैं रिकवर मोड में हूँ, रिकवर कर रहा है। परसों से मुझे फीवर नहीं आया, 2 दिन से अभी मतलब ठीक है, तो अभी रिकवर हो रहा है। तो सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। दरअसल उस दिन इतने ज़्यादा फ़ोन आए थे आप लोगों के, मैं किसी से बात नहीं कर पाया। अभी भी ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, गले में ज़्यादा प्रॉब्लम है अभी मेरे। वैसे तो ठीक है, गले में दर्द है, तो इस वजह से मैं बात नहीं कर पाया था। ठीक है, मेरे लाइव आने का पर्पज़ आज लोगों के मन में तरह तरह की सवाल चल रहे हैं। बहुत तरह के सवालों को लेकर लोग जी रहे हैं, कोई किसी तरह की परेशान है। मेरे पास कम से कम बहुत सारे टेक्स्ट व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे कि भैया ये क्या है, ये क्या है, मतलब। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने सोचा कि लाइव आके सब कुछ क्लैरिफाई कर देता हूँ। एक एक लोगों को ज़्यादा जवाब नहीं दे पाऊँगा, तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए मैं लाइव आया हूँ। और कोर्ट की क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या लीगैलिटीज़ हैं, उन सबको लेकर आप लोगों के सामने आया हूँ। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। देखिए, मैं पहले तो इस चीज़ पे बता दूँ कि जो टीम, आयोग टीम की जिसकी बात होती है, आयोग टीम मतलब मैं, मनोज और राहुल नहीं है। आयोग टीम में तमाम सदस्य हैं, सिर्फ 3 लोगों का मतलब आयोग टीम नहीं है। मुरझा गए हो राहुल भाई, बहुत ज़्यादा यार, वायरल एकदम, मतलब खाना भी नहीं खाया, एक सिंगल निवारा खाया था पूरे दिन में, तबीयत थोड़ी डाउन है। तो मतलब आयोग टीम का मतलब ये नहीं है कि मैं, मनोज और राहुल 3 ही लोग हैं, तमाम लोग हैं। जैसे कि क्या नाम, हमारे प्रशांत पटेल जी, रॉयल राणा, प्रमोद झा, राम पूजन जी, पवन शाक्या, अंशुमान यादव, सुमन जी, बहुत सारे लोग हैं, मतलब जो भी आयोग टीम को सपोर्ट करते हैं। या फिर अब तो क्या नाम, लालू भाई हैं हमारे, अनु जी हैं, और जो तमाम आप लोग, सभी लोग, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग 3 लोग हैं। ठीक है, तो आप किसी के मन में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कभी भी कि आयोग टीम में ये 3 लोग हैं। अभी मैं कल बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, मैं देख रहा था ग्रुपों में लड़ाई झगड़े हो रहे थे कि जो भी डेलीगेशन गया है उसमें आयोग टीम का कोई सदस्य होना चाहिए था, इस तरह का बहुत सारी मनोज भाई, मैंने आपका नाम केवल मनोज लिया है। तो इस तरह की लड़ाइयाँ चल रही थी कि आयोग टीम के सदस्य होने चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, देखिए, डे 1 से, जब से ये केस शुरू हुआ है, मतलब ये लड़ाई चालू हुई है, जब से ये लिस्ट आई है, उस दिन से हमारा स्टैंड सिर्फ एक ही है, और हमारा ये कहना है कि सिर्फ और सिर्फ ये जो लिस्ट है वो कोर्ट से ही संभव है, इसके अलावा संभव नहीं है। और ये हम लोग डे 1 से कहते आ रहे हैं, और डे 1 से हम उस पर कायम हैं। आप लोगों चीज़ों को देख भी रहे होंगे, आप कितनी भी मेरी पुरानी पोस्ट उठा के देख लीजिए, आपको एक भी पोस्ट ऐसी नहीं मिलेगी जो गलत हो या मैंने गलत कहा हो। तो आप सब लोग, मुझे गला पकड़ के बात करनी पड़ रही है क्योंकि दिक्कत हो रही है, तो ऐसा कोई पोस्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, कोर्ट से ही होना, आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जब लिस्ट आई, भारती पटेल इसको लेके कोर्ट में चली गई, और जज साहब ने ये कह दिया कि ये जो लिस्ट है वो तभी हो सकती है जब एक पद पे 2 लोग ना हो, या तो उन्हें निकालो या फिर इन्हें एडजस्ट करो, कैसे भी करना है, मतलब एक लिस्ट पे 2 लोग, एक पद पे 2 लोग नहीं हो सकते हैं। तो ये संभव नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने क्लियर कट, अब तक तो अधिकारी हम लोगों को वर्बली बोलते थे कि हम लोग उन्हें नहीं निकाल सकते हैं,
अभी लास्ट डेट में 26 को जो सुनवाई होनी थी हमारी हाई कोर्ट में, उसमें गवर्नमेंट के वकीलों ने खुद कह दिया कि देखिए सर ये पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा, हम उन्हें नहीं निकाल सकते हैं, पॉलिटिकल इशू बन जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। हम लोगों ने जब 26 को डेट लगी थी, तो हाँ मैं बात पूरी कर लूँ, तो इसलिए कोई भी आयोग टीम का सदस्य किसी डेलीगेशन में किसी मंत्री विधायक से इस तरह के कोई भी मीटिंग होते हैं, क्योंकि हमारा मानना है कोर्ट से होगा, ले जाता है कोई नहीं ले जाता है, जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि जो अधिकारी मीटिंग में होते हैं उन अधिकारियों से मैं अभी बात कर सकता हूं, जब चाहे तब बात कर सकता हूं। और रही मंत्री और नेताओं की बात, तो मंत्री और नेता, जो नेता हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, जिन नेताओं ने हमारे लिए कुछ किया है, उनके पास हम मिलने जाते हैं। तो कोई भी इस चीज को लेके बिल्कुल परेशान मत हुआ करो कि प्रदीप रहने चाहिए, मनोज रहने चाहिए, राहुल रहने चाहिए। 3 लोग नहीं है आयोग टीम में, और तमाम लोग हैं, सुमन जी हैं, उनको वो जा सकती हैं। ठीक है। और हमारा कभी ये मानना नहीं है, क्योंकि जो अधिकारी हैं उनसे हमारी बातचीत हो जाती है, तो कोई स्पेशली ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि मीटिंगों में कभी कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता। देखिए मीटिंग क्यों होती है, मीटिंग इसलिए होती है जब आप धरना कर रहे हैं, आपका प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो उस धरने को खत्म करने के लिए मीटिंग की जाती है। आपकी बातों को सुना जाता है, बोल देते हैं हाँ ठीक है हम बात करेंगे इस पर, मीटिंग इसलिए होती है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन आपकी बातें मनमानी कैसे हैं, वो आप 1 on 1 बैठकर उनके साथ, या आपकी जिस तरीके से उनसे पटती है, आप उन्हें अपने प्रस्ताव दें, उनको अपना आपका प्रस्ताव अच्छा लगता है तो उस पर वो लोग काम करते हैं। हमने काम करवाए हैं इससे पहले, आपने देखे होंगे, तो मुझे इन सब बातों में कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मीटिंग में हम जाते हैं नहीं जाते, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। आप सब लोग इस पर मत लड़ा करिए, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग केस की तरफ चलते हैं। देखिए 26 को जो कोर्ट में हुआ, कोर्ट हमारे फेवर में चल रही थी, जज साहब पूरे तरीके से फेवर में थे। जज साहब ने कहा कि देखिए दोज पीपल हु आर वर्किंग नीड टू बी आउट स्टेटेड। हमारे वकील साहब ने समर्थन किया। एंड उसके बाद जब जज साहब ने बोला कि ठीक है हम 28 को आइए, 28 को लगा देते हैं और 28 को डिसाइड करते हैं मैटर को, क्योंकि वकील के पास किसी तरह का कोई भी प्रपोजल नहीं था। जो सरकार के वकील थे उनको बोला कि आप एक प्रपोजल लेके आइए, और प्रपोजल में हम आपका पॉलिटिकल मुद्दा भी नहीं बनने देंगे इस मैटर को, और सॉल्व करते हैं कैसे किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 28 तारीख को जब कोर्ट बैठती है तो एक्चुअली होता क्या है, कोर्ट की प्रोसीडिंग क्या होती है, कोर्ट में जो जज साहब होते हैं उनके जो मैटर लगे होते हैं, तो उनके जो जूनियर्स होते हैं कोर्ट के अंदर, वो उन्हें उन मैटर पे ब्रीफ करते हैं। एक नाइट पहले वो ब्रीफ करते हैं कि ये मैटर है, इसमें ये चीज़ें चल रही हैं, वो पूरा ब्रीफ करते हैं मैटर को लेके। बाकी जो कुछ बचता है वो वकील ब्रीफ कर देते हैं इन द कोर्ट, ठीक है। तो जब जज साहब 28 तारीख को आए तो उन्होंने सबसे पहले छूटते ये बोला, मुझे मेरे जूनियर ने बताया कि इसमें और भी इस तरह के मैटर हैं जो जनरल वाले चल रहे हैं। तो उन्होंने कहा है तो हाँ, तो उन्होंने कहा ठीक है उन पे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर किसी को निकालना है, अगर हटाने वाली बात है किसी को, या फिर हम कोई भी फैसला अगर आज देते हैं तो उन लोगों को भी हमें सुनना पड़ेगा जिनका हित प्रभावित हो रहा है, या फिर जो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं उस ऑर्डर से, उनको सुनना जरूरी है। और ये कोर्ट का एक नियम होता है, एक रूल होता है कि जो भी अफेक्टेड पर्सन है उसको आपको सुनना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से ये किया गया। तो हमारे पास एक्चुअली जो सरकार गई थी 28 तारीख को, उनके पास किसी तरह का कोई प्रपोजल नहीं था। प्रपोजल इसलिए नहीं था क्योंकि 27 तारीख की शाम को एक अधिकारियों के साथ मीटिंग होनी थी, लेकिन डीजी साहब की अनुपस्थिति की वजह से वो मीटिंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से कोई प्रपोजल हाईकोर्ट में नहीं पहुंच पाया। देर रात तक मेरी अधिकारियों के साथ बातचीत हुई थी 27 तारीख को, तो मैंने प्रपोजल के बारे में काफ़ी बात की थी उनसे कि प्रपोजल कोई तैयार हुआ है या नहीं हुआ है। तो वो इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे कि प्रपोजल के बारे में उन्हें कुछ आइडिया नहीं है,
ओवरऑल कोई प्रपोजल प्रिपेयर्ड नहीं था। 28 तारीख को जज साहब ने बोला, बहुत सारे कमेंटबाजी की कि देखिए अगर मैं आप लोगों का अभी कर देता हूं तो आपका दशहरा बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन मतलब अयोध्या में तो दशहरा अच्छा मनेगा लेकिन लंका में मातम छाएगा। तो एक काम करते हैं, दशहरे के बाद आइए। वो नवंबर में डेट लगा रहे थे, तो हमारे जो वकील साहब हैं संदीप दीक्षित जी, उन्होंने बोला देखिए सर, इनका दशहरा तो खराब आप कर ही रहे हो, कम से कम दीपावली तो अच्छी कर दो। उन्होंने कहा ठीक है, दीपावली के पहले आ जाओ, फिर देखते हैं। तो ये सब चीज़ों को लेकर दीपावली का टाइम दिया गया है। उसके बाद एक मैटर फंसता है मोहिनी तिवारी का। ये सब बातें होने के बाद मोहिनी तिवारी के वकील साहब ने बोला, मोहिनी तिवारी के वकील साहब कह रहे हैं कि ये जो 6800 लिस्ट आई है, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो मेरिटोरियस कैंडिडेट होते हैं रिजर्व कैटेगरी के, जो टेट और सुपर टेट में रिजर्वेशन का बेनिफिट ले चुके हैं। दीज कैंडिडेट्स आर दोज कैंडिडेट्स हु हैव बीन बेनिफिटेड विद इन टेट एंड सुपर टेट एंड दे कैन नॉट बी अटेस्टेड अगेंस्ट जनरल कैटेगरी पोस्ट। तो जज साहब ने कहा कि देखिए ये मैटर है, सुनने वाला है, अगर वो लोग अफेक्टेड हो रहे हैं, क्योंकि उनका ये कहना था जज साहब का कि वेदर दिस मोहिनी तिवारी इज वर्किंग और नॉट, और उसमें जितने भी पिटिशनर हैं या रॉबिन सिंह में जितने भी पिटिशनर हैं, दिस पिटिशंस आर 45 पिटिशंस ओवर एंड अबव। तो 45 पिटिशंस के अंदर जितने पिटिशनर्स हैं उसमें से कितने काम कर रहे हैं 69,000 में, कितने नहीं कर रहे हैं, इसकी संख्या कोई निर्धारित है नहीं, लेकिन ये एक्सपेक्टेड है कि ज़्यादातर लोग उसमें काम कर रहे हैं, 50-60% में भी काम कर रहे हैं। तो अगर उन्हें कुछ भी डिसीजन लेते हैं तो उनका सुनना जरूरी है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है रॉबिन सिंह में और मोहिनी तिवारी में, थोड़ी सी पिटीशन अलग है, मोहिनी तिवारी की अलग है थोड़ी, और रॉबिन सिंह की थोड़ी सी अलग है। रॉबिन सिंह उस टाइम पे पिटीशन आई थी जब ये लिस्ट आई थी, लिस्ट आने के बाद हमने रिजर्वेशन को चैलेंज किया था कि हमें रिजर्वेशन सही तरीके से नहीं दिया गया। मोहिनी तिवारी हमारी 6800 की लिस्ट आने के बाद तब आई है, ठीक है। तो मोहिनी तिवारी का ये कहना है कि ये लिस्ट वो उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो टेट और सुपर टेट में बेनिफिट ले चुके हैं। टेट और सुपर टेट में बेनिफिट लेने के बाद इनको जनरल में एडजस्ट किया जा रहा था, लेकिन कुछ सीटों को एडजस्ट किया गया था जिन्होंने रिजर्वेशन का लाभ ले लिया था, बल्कि वो नहीं होना चाहिए। इन्होंने 6800 की लिस्ट निकाल दी, ये गलत है। वेदर ये पूरी भर्ती ही अगर इन्होंने ओवरलैप कराया है ऐसे कैंडिडेट्स को, तो पूरी भर्ती ही गलत है, उसका ये कहना है। अगर ऐसा कराया है तो पूरी भर्ती खत्म होनी चाहिए, उनका ये कहना है। जज साहब ने कहा अगर आप कह रहे हो कि जैसा आप सक्सीड होते हो बोलने में, तो पूरी भर्ती खत्म हो जाएगी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल खत्म हो जाएगी, दोबारा से लिस्ट बनेगी। तो ये इनका मैटर है। अब मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे दोस्त भाई लोग हैं, कुछ भी कहो, 2018 में इन्होंने ये केस किया था। अरविंद कुमार शुक्ला जी हैं कोई, इन्होंने एक केस किया था, सेम मैटर है। इनका कहना था कि जिनको टेट में बेनिफिट मिल रहा है 82 नंबर से लेके 90 नंबर के बीच में जो लोग नंबर लेके आ रहे हैं, दे कैन नॉट बी फाइट अगेंस्ट जनरल कैटेगरी पोस्ट। इन्होंने एक पिटीशन दाखिल की थी, ठीक है। तो इसमें एक ऑर्डर पास हुआ है, मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ऑर्डर पास हुआ है, इसमें बोला गया है ये कह रहा है कि पिटिशनर जज साहब का कमेंट है, आई फाइंड नो फोर्स इन दिस सबमिशन ऑफ द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर क्वालिफाइंग द टेट एग्जाम एज पर रूल इज नॉट द गारंटी ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जज साहब ये कहना चाह रहे हैं कि टेट एग्जाम क्वालिफाई करना मतलब कोई रोजगार की गारंटी नहीं है, नौकरी की गारंटी नहीं है।
तो इसलिए हम इसको टेट में अगर रिजर्वेशन का बेनिफिट को काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज इससे नौकरी नहीं मिल रही है। दिस इज जस्ट अ क्वालिफिकेशन टेस्ट। ये एक ऐसा टेस्ट है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप नौकरी में बैठ सकते हो, ये कोई गारंटी नहीं है। एंड सेम गोज फॉर सुपर टेट। सुपर टेट एग्जाम देने के बाद ये गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी, या पास करने के बाद 1,46,000 लोगों ने पास किया था, नौकरी कितने को मिल रही है आप लोग देख रहे हैं। दूसरी चीज आप इस चीज को समझिए, जब आप एडमिशन लेने गए थे, बीएड किया है, बीटीसी किया है, दो ही चीजें की हैं लोगों ने ज्यादातर। अगर आपका बीटीसी में एडमिशन ओबीसी में हुआ, समझना इस बात को, आपका एडमिशन बीटीसी में ओबीसी कैटेगरी में हुआ, आपने पास आउट कर लिया, पास आउट करने के बाद आपने टेट का एग्जाम दिया, टेट का देने के बाद सुपर टेट का दिया, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब ये है कि बीटीसी में अगर आपने बेनिफिट ले लिया ओबीसी का, तो आप टेट में बेनिफिट नहीं ले सकते, ये कहना चाहती हैं मोहिनी तिवारी। मतलब अगर कोई बंदा आईआईटी में एडमिशन लेने जा रहा है बीटेक में, और ओबीसी कैटेगरी में उसका एडमिशन हो गया, उसने बीटेक क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद कोई भी नौकरी आ रही है, उसका कहने का मतलब ये है कि ओबीसी में इन्होंने बीटेक किया तो ये जनरल में फाइट नहीं कर सकते, इनका ये कहने का मतलब है। तो रिजर्वेशन के पैरा 15 और 16 होते हैं, 15 जो होता है आर्टिकल, उसमें ये बोला जाता है कि जो जितनी भी क्वालिफाई एग्जामिनेशंस होते हैं वो 15 के अंदर आते हैं, दैट इज सेपरेट, एंड 16 के अंदर आते हैं जो जॉब के लिए होते हैं। तो दोनों सेपरेट हैं, उनको आप आपस में मर्ज नहीं कर सकते हो, ये जज साहब का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल जज साहब ने क्लियर कर दिया कि 15 में इन्होंने एकेडमिक किया और 16 में इन्होंने जॉब ले रहे हैं, तो आप इनको आपस में एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद इनका कहना है कि इन्होंने अदर बेनिफिट्स लाइक एज रिलैक्सेशन, फीस रिलैक्सेशन एंड ऑल, सब बहुत कुछ लिया होगा। दे कैन नॉट बी एडजस्टेड अगेंस्ट जनरल कैटेगरी। अभी हाल ही में 2011 की पुलिस भर्ती थी, यूपी की, बाहर की नहीं थी, उसमें कहा गया है, सौरभ यादव बनाम उत्तर प्रदेश स्टेट का एक ऑर्डर है, जस्टिस यूयू ललित का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जस्टिस यूयू ललित जी कहते हैं, ये कह रहे हैं कि जनरल ओपन कैटेगरी इज ओपन फॉर ऑल, वेदर any meritorious candidate has been taken any of the relaxation will not amount or will not break to fight in general category। उनका कहना है अगर कोई भी बेनिफिट उन्होंने लिया है, चाहे ओबीसी कैटेगरी का हो, चाहे एससी कैटेगरी का, या किसी भी रिजर्व कैटेगरी का हो, अगर कोई भी बेनिफिट मतलब कोई भी रिलैक्सेशन लिया है, तो भी वो उसमें जनरल में फाइट करेगा अपनी एकेडमिक के अपने नंबर के अनुसार, अपने जो भी रिजल्ट आ रहा है, जो भी फाइनल कट ऑफ मार्क्स होते हैं, कट ऑफ मार्क्स के अनुसार फाइनल में अगर जनरल में फाइट कर रहा है तो वो करेगा। ये जस्टिस यूयू ललित का ऑर्डर है, ठीक है। मुझे इन्होंने मोहिनी तिवारी के पास एक दो ऑर्डर हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं उनके पास भी, जिनको लगा के उन्होंने वहाँ पे डाला हुआ है हाई कोर्ट में, लेकिन दीज ऑल आर बेसलेस, क्योंकि जो उन्होंने लगाया है दैट इज़ डिफ़िकल्ट। मैं अभी आपको शेयर नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हमें कुछ लगाना है उस पर कोर्ट में, ओपन कर दूंगा तो थोड़ा मैं संदेश नहीं देना चाहता। तो लेकिन हमारे पास इतने सफिशिएंट ऑर्डर्स हैं। एक हमारे पास बहुत अच्छा ऑर्डर है विकास सांखला जी का, राजस्थान का, इसमें सुपर टेट में की बात की गई है। देखिए, हाई स्कूल के 10% जोड़े जाते हैं, 12th के 10%, ग्रेजुएशन के 10%, बीटीसी बीएड जो भी किया है उसके 10%, ठीक है। अभी आप कहोगे बीटीसी में भी तो इन्होंने रिलैक्सेशन लिया था ओबीसी में एडमिशन लेके, ऐसे ही सुपर टेट का 40% जोड़ा जा रहा है, 60% सॉरी, तो सुपर टेट में रिलैक्सेशन ले लिया तो आप मना कर रहे हो। ऐसे तो हमने बीएड बीटीसी में भी लिया, तो वहाँ पे भी नहीं होना चाहिए था हमारे लिए।
तो जज साहब का इन सब चीज़ों को लेके कमेंट है कि ओपन कैटेगरी इज ओपन फॉर ऑल वेदर ही टेक एनी ऑफ द रिजर्वेशन बेनिफिट और नॉट। ठीक है, 1981 का जो सर्विस रूल बुक है यूपी के, उसमें बेसिक का अमेंडमेंट जो 23rd अमेंडमेंट है, उसमें एकदम क्लियर कट शब्दों में कहा गया है। जो आनंद कुमार बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का जब केस चल रहा था 69,000 शिक्षक भर्ती का, उसमें ये मुद्दा आया था। उसमें स्टेट ने एकदम क्लियर किया था कि टेट एंड सुपर टेट बोथ आर द एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इस पर किसी को ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ये बहस का मुद्दा है। ठीक है, हम अपने वकील से इस मुद्दे पे बहस करवा रहे हैं, लेकिन इस पर ज़्यादा उलझने की ज़रूरत है नहीं, किसी को परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत है नहीं। बाकी क्या उनके पास कुछ एविडेंसेस है, उन पर हम बहस कराएंगे। ठीक है, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, तो ये हमारे पास प्रूफ है। उसके बाद कुछ लोगों का कल से एक आ रहा है कि भैया सुप्रीम कोर्ट में जो आंसर की का मैटर चल रहा है उसमें 6800 का दिया गया है, क्या हम लोगों का क्या हो सकता है। देखिए, मैं उस पर ओपन तो नहीं, मेरी आज भी मुलाकात हुई है, एक हमारे वकील साहब हैं, उनसे मैं मिल के आया हूँ, मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ, वो हमारी आगे की रणनीतियाँ हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जो भी होगा आप लोगों के साथ में ओपन कर दिया जाएगा। अभी हमारा डिस्कशन फेज में चल रहा है कि हम लोग और क्या कर सकते हैं बेटर। ठीक है, तो इस पे किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 28 तारीख को इन द कोर्ट भारती पटेल पर जज साहब का एकदम क्लियर कट कमेंट था कि आपको तो भैया कुछ मिलने वाला है नहीं। महेंद्र पाल के जो एडवोकेट थे उनको बोला कि देखिए 6800 मिल जाए इनको, वही काफ़ी है, आप क्यों बीच में फड़फड़ा रहे हो। आपका सक्सीड हो गया, आप कह रहे थे कितनी भी सीटें 15,000 14,000 जो भी बोर्ड है, वर यू आर सेइंग, आपने एलिगेशन लगाया, स्टेट ने माना आपका एलिगेशन कि हाँ मेरे से गलती हुई, और उसने सही करके 6800 की लिस्ट दे दी। तो अब तो आपको वैसे भी नहीं कुछ मिलना। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि और गलती, इसके बाद भी 6800 हो जाने दीजिए, उसके बाद और लगता है कि 68 और गलती है तो आइए कोर्ट में, बाद में देखेंगे। तो ओवरऑल भारती पटेल खत्म, 13,156 सक्सीड हो चुकी है। ठीक है, रोविन सिंह माने नथिंग। मोहिनी तिवारी पे बहस होना बाकी है। मोहिनी तिवारी के मामले में काउंटर मांगा गया है सरकार से। काउंटर जहाँ तक मुझे उम्मीद है एज इट इज रोविन सिंह को जो दिया गया वो मिलने वाला है। ठीक है, तो इन पर थोड़ी सी बहस बाकी है, बहस होगी, उसके बाद हम लोगों की आगे की प्रक्रिया चालू होगी, नियुक्ति का रास्ता प्रशस्त होगा। जो एविडेंसेस हैं, कुछ लोग मैंने एक कल डाल दिया था पोस्ट, तो कुछ लोग कह रहे थे कि भैया ये आपको दे देना चाहिए। देखिए, ये सारे के सारे एविडेंसेस हमने अपने एडवोकेट को 27 सितंबर को अवेल करा दिए थे सब। ठीक है, उस दिन बहस इसलिए नहीं हुई है इन सभी चीज़ों पे क्योंकि उस पर काउंटर मांगा गया है सरकार से। पहले सरकार का जवाब मांगा गया, सरकार अपना काउंटर दे देगी उस पर, उसके बाद बहस चालू होगी। तो इस पर बहस होना बाकी है। किसी को ज़्यादा इतना इस पर सोचने विचारने की, या फिर देखो थोड़ा मैं समझता हूँ परेशान सब हैं, मैं भी परेशान हूँ, आप भी, सब कोई परेशान है क्योंकि हमारी नियुक्ति बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। जो हमें मार्च में या जनवरी में मतलब गवर्नमेंट के हिसाब से तो जनवरी में मिल जानी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाई है। सब लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं, सब कोई परेशान है। ठीक है, लेकिन जो अब लड़ाई है तो हमें लड़नी तो पड़ेगी सबको मिलके। अब मैं आपको बताता हूँ कुछ जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं टीम्स और ये सब ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, उस पर मैं बात करता हूँ। भाई सुपर न्यूमेरिक के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है, क्या आंसर? अच्छा हाँ, मैंने अभी वाली बात नहीं बताई। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमेंटबाजी की है, क्या नहीं की है, ठीक है, उस पर ज़्यादा जाने की ज़रूरत है नहीं किसी को। अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे सुपर न्यूमेरिक इन केस नहीं देता है
तो उनको भर्ती हटानी पड़ेगी। भैया सबको हटाओ, दोबारा से रिजल्ट बनाओ, दोबारा रिजल्ट बना के दोबारा से भर्ती करो, ये करे। फिर अगर ये होगा तो बाई डिफॉल्ट आप तो अंदर हो ही जाओगे, आपको परेशान होने की आवश्यकता ही नहीं है। जबकि ये स्टेप जो है ना इतना टिपिकल है कि ये हो नहीं पाएगा। तो सुपरन्यूमेरिक कोड देगा क्या, कमेंटबाजी की क्या नहीं की, वो उस पर आप ज़्यादा मत जाइए, ठीक है। लेकिन 6800 होगी, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कितना डिले मामला हो गया थोड़ा, मैं ये तो देखो, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, आप भी कोई भगवान नहीं हो, ना ही कोई भगवान नहीं है। कुछ लोग हो सकते हैं भगवान, मैं किसी पर कमेंटबाजी नहीं करना चाहूँगा। मैं डेट नहीं बता सकता आपको कि इस दिन आपको नियुक्ति मिलेगी, ये बता सकता हूँ मिलेगी कोर्ट से ही। मैंने आपको पहले ही बोला था 1-2 डेट का मामला बचा है, तो वो 1-2 डेट का ही मामला है। 2 डेट ढंग से सुनवाई हो जाए उतने ही का मामला है। अभी ढंग से सुनवाई नहीं हो पा रही, काउंटर ही तक मांगे जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जो भी 13 अक्टूबर को डेट लगी है, नेक्स्ट डेट, उम्मीद है कि उस डेट में आपको कुछ अच्छा देखने को मिले। वकीलों की अगर मैं बात करूं तो हम लोग लखनऊ गए थे, तो हम लोगों ने बोला कि देखिए हमें संदीप दीक्षित को दे दीजिए। मैं आपको उस दिन की सच्ची कहानी बता देता हूं। हम लोगों ने बोला था संदीप दीक्षित को हमें दे दीजिए, साथ में 1.5 लाख रुपए दे दीजिए, जो हमारी जूनियर की फीस और जो डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल होती है उसमें हम मैनेज करेंगे। बहुत जद्दोजहद, बहुत लड़ाई झगड़े हुए थे आपस में हम लोगों के। हम लोग वहाँ से चले गए थे क्योंकि हमें सरकारी वकील से मिलना था। उसी दिन हायरिंग होनी थी सरकारी वकील की, हमें मिलना था। फ़ोन आया था, हम लोग, मैं मनोज भाई वहाँ से निकल गए थे, साथ में प्रशांत पटेल जी थे। हमारे जाने के बाद क्या बात हुई क्या नहीं, अंशुमान के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए थे, जिसमें हमें कुछ नहीं बताया गया था। ट्रांसफ़र के टाइम पे हमें कुछ नहीं बताया गया, ठीक है। मैं कहानी बता रहा हूँ, मैं किसी पे सब लोग ठीक कर रहे हैं, आपने सपोर्ट किया है तो ठीक ही कर रहे हैं, है ना। तो 1 लाख रुपए अकाउंट में डाले गए, हमें 1 रुपया नहीं मिला था उसमें से, उस दिन भी नहीं मिला। उसके बाद अगले दिन हमने जाके अंशुमान से बोला भाई 50,000 रुपये दे दो, हमें देने हैं। तो अंशुमान ने हमें मना कर दिया कि आप विजय से बात कीजिए या उन लोगों से बात कीजिए, तो आपको उन्होंने बोला हिसाब ले लो तो पैसे देना, अदरवाइज मत देना। तो मना कर दिया। फिर मैंने कहा एक बार बात करके देख लो। तो फिर अंशुमान ने बात की, तो अंशुमान बोला कि भैया मुझे ये बोला गया है कि 10,000 रुपये दे दो, उससे ऊपर मत देना। तो मैंने कहा ठीक है, फिर हम अपना क्या करें, अकाउंट जारी करेंगे, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर पाएंगे कि मैं आपसे पैसे बार बार मांगूँ कि 1000 रुपये दे दे, 500 रुपये दे दे, ये तो मैं नहीं कर पाऊँगा। अगर यही करना है तो आप यही कर लो, नौकरी चाहिए आपको या फिर यही सब करवाना है तो ये सब करो। तो उस दिन बहुत रात में लड़ाई हुई, लड़ाई मतलब इतनी ज़्यादा झगड़ा हुआ, आधा पौन घंटा झगड़ा हुआ। आधा पौन घंटा झगड़ा होने के बाद मुझे 50,000 रुपये मिले। 50,000 रुपये मिलने के बाद मुझे ये बोला गया कि अगर आपको 500 रुपये भी खर्च करना है, 500 रुपये, तो अंशुमान को साथ लेके जाओ। अगर आप वॉशरूम में, शौचालय में अगर पॉटी करने जा रहे हो तो अंशुमान को साथ लेके जाओ, पेमेंट वो करेगा। खाना खा रहे हो, 2 रोटी एक्स्ट्रा ले ली, अंशुमान को बताओ। तो मैंने कहा भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं केस लड़ रहा हूँ, आज से नहीं लड़ रहा हूँ, बहुत पहले से लड़ रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से लड़ लूँगा। वॉट एवर मनी यू गिव मी प्लीज़ गेट इट रिटर्न, मैंने ऐसे बोल दिया। बहुत झगड़ा होने के बाद फिर जाके 50,000 रुपये मिला था, अभी तक 50,000 ही मिला मुझे। और मैं अंशुमान कौन है मैं जिसको हिसाब दूंगा, या सुयश मौर्य कौन है जिसे मैं हिसाब दूंगा, मैं हिसाब इनको नहीं दे सकता। या फिर मैं उन्हें हर जगह तो नहीं लेके जाऊंगा कि हाँ भाई चलो मैं पॉटी करने जा रहा हूँ, आप वहाँ पे 2 रुपये दे देना। हालांकि मैं उसके लिए अपना ही पर्सनल यूज करता हूँ, लेकिन मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैंने 50 रुपये की फोटो कॉपी कराई, ये निकालना जरा 50 रुपये। अगर यही सब लोगों को अच्छा लगता तो यही कराइए, फिर केस क्यों लड़ना है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में सब लोग ना उलझें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है।
अभी संदीप दीक्षित जी से हमारी लास्ट जो बात हुई है, उन्होंने बोल दिया कि मेरा पैसा ख़त्म हो चुका है, जो मुझे पेमेंट किया गया दैट इज़ ओवर। आगे आपको हायरिंग करनी है मेरी, मतलब अगली डेट के लिए अगर लेके आना है तो आपको पेमेंट देना पड़ेगा, ये उन्होंने बोल दिया क्लियर कर। ठीक है, तो अभी हमारी बातचीत हुई नहीं है इस टॉपिक पे, बातचीत होगी विजय भाई से, इनसे अगर लाएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है, नहीं देखिए कोई किसी को उल्टा सीधा ना बोले, ठीक है। जब पैसे आप लोगों ने दिए हैं तो भरोसा भी करो, फिर अगर भरोसा नहीं करते तो पैसे क्यों देते हो? है ना। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जो मैटर चल रहा है उस पर हम लोगों की अभी भी मेरी शाम को एक मुलाकात है, जिसमें 6800 के लिए सरकार ने आंसर की में लगाया हुआ है। उसमें क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, कि किस तरीके से मिल सकता है, क्योंकि अभी कुछ चीज़ें हैं जो वकीलों के साथ मिलकर इंटरनली डिस्क्लोज नहीं की जा पा रही हैं। ठीक है, तो आप ज़्यादा, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं, ये भी जो मैंने ऑर्डर्स आपको बताए हैं, 3-4 ऑर्डर हैं हमारे पास, इनके अलावा 1-2 ऑर्डर और हैं जो लगाए गए और कुछ लगाए जाने हैं। ठीक है, ओवरऑल मुद्दा यहाँ पर रॉबिन सिंह मोहिनी तिवारी पर टिका हुआ है। ठीक है, अगर हाई कोर्ट आर्टिकल 226 की उस दिन बात हुई थी, आर्टिकल 226 ऐसा आर्टिकल होता है जो किसी को बाध्य नहीं करता है, मतलब चैलेंजेबल होता है वो। तो जज साहब ने बोल दिया कि इसको कोई मानता नहीं है आज की डेट में, तो इसलिए ज़्यादा हम इस पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मानेंगे या नहीं मानेगा कोई ये हमें पता नहीं है ना। तो 226, लेकिन उन्होंने ये बोला ब्रह्मास्त्र एक ही है 142, जो हमारे पास है नहीं। ये जज साहब के एकदम क्लियर कट कमेंट थे। ठीक है, अगर ये लोग जो भी मोहिनी तिवारी हैं या रॉबिन सिंह हैं, वॉट एवर दे आर, उन्हें आने दो कोर्ट में। 1981 सर्विस रूल बुक जो कहती है, जिसमें अमेंडमेंट बेसिक का है, लेटेस्ट अमेंडमेंट, जिसमें क्लियर ये बोला गया है कि सुपर टेट जो एग्ज़ाम परीक्षा होती है वो एक पात्रता परीक्षा होती है, जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एक तरीके से, जिससे कि आप जो भी नोटिफिकेशन आएगा 69,000 शिक्षक भर्ती का जैसे आया मई 2020 में आया, उसके लिए एलिजिबल बोलते हो। आप सुपर टेट देने के बाद आप सुपर टेट के एग्ज़ाम देने के बाद उस पर साफ क्लियर शब्दों में लिखा गया था कि इसको पास करने के बाद इसकी एश्योरिटी ये नहीं है कि आप नौकरी लेने जा रहे हो, वो फाइनल मेरिट पे डिसाइड होगा। तो आप ये जान लीजिए, ये सारी चीज़ें जब हम आयोग में लड़ रहे थे उस टाइम पे हम लोगों ने सब चीज़ों को दिखवाकर, अच्छे तरीके से वकीलों से बनवाकर तब कराया था, जिससे कि कोई इशू क्रिएट ना हो। ये हमने तब भी देखा था कि ओवरलैपिंग कहाँ पे ब्रेक की जाती है या ब्रेक हो सकती है, या हमारे लिए क्या इशू बन सकता है। एवरीथिंग वाज क्लियर एंड क्रिस्टल क्लियर आई थिंक। तो किसी को बहुत ज़्यादा उतना हताश निराश या फिर मतलब उतना सोचने की ज़रूरत है नहीं उस पर। ठीक है, जो लोग 90 से 97 के बीच में नंबर लेके आए, या देखो टेट तो एकदम ख़त्म, टेट का कोई रोल ही नहीं है, कहीं पे नंबर नहीं जोड़ा जाता। सुपर टेट, बीएड बीटीसी व्हाटएवर, ग्रेजुएशन, 12th 10th इनके मार्क्स जोड़े जाते हैं बस। ठीक है, कहाँ रिजर्वेशन इनमें लिया कहाँ नहीं लिया कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि फाइनल जो सिलेक्शन होना है वो मेरिट बेस्ड है। ठीक है, तो उसमें वहाँ पे किसी तरह का कोई रिजर्वेशन है नहीं। रिजर्वेशन, डबल रिजर्वेशन तब माना जाता जब ये कहा जाता कि ओबीसी का बच्चा या एससी का या कोई अदर रिजर्व कैटेगरी का बच्चा 90 नंबर ला रहा है तो उसको इतना वेटेज दिया जाएगा, वो होता है रिजर्वेशन का बेनिफिट। ये सिर्फ और सिर्फ एक कट ऑफ मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स हैं। इसमें बेसिक सा डिफरेंस आप समझिए, 90 नंबर पासिंग मार्क है। ठीक है, वेटेज तब माना जाता है कि जैसे शिक्षा मित्रों को दिया गया, दैट वाज वेटेज।
शिक्षा मित्रों को कहा गया कि वो भी पासिंग मार्क के ऊपर दिया गया है, लेकिन वो भी वेटेज में अलग से ही वेटेज दिया गया है। तो आप ये नहीं कह सकते कि इन्होंने इसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया है। वो एक पात्रता परीक्षा थी, वो अप टू स्टेट होती है, वो सबके लिए समान रखना चाहे समान रख सकती है, सबके लिए अलग रखना चाहे अलग रख सकती है। अगर इतना ही था तो 68,500 में सबके लिए एक जैसा कैसे रख दिया उन्होंने? वहां पे भी तो पात्रता परीक्षा थी, वो 45% सबके लिए समान रख दिया था उन्होंने, है ना। तो 90 नंबर लाए आप, 97 नंबर लाए। मैं अगर 90 नंबर लाया तो भी मुझे उसका 60% ही जुड़ना है। अगर आप 97 नंबर लाए तो मतलब मुझे मान लीजिए 90 नंबर लाया तो मुझे 36 नंबर मिलने हैं उसके, ठीक है। आप 97 लेके आ रहे हो तो उसको उसके हिसाब से 40 नंबर वॉटेवर कितना बन रहा है उतना मिल रहा है। आपको ज़्यादा मिल भी तो रहा है, ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो मुझे वेटेज थोड़ी ना मिल गया। ओबीसी होने का क्या वेटेज मिल गया? कुछ नहीं मिल गया। वो एक पात्र केवल पासिंग मार्क्स था, वो जो मैंने पास किया है। तो ये कभी भी ये वेटेज की श्रेणी में नहीं आता है। वही चीज़ है ना कि मैं बीटीसी उसमें फाइट करके आया, भाई फाइट करके आया मैं, तो वहाँ पे मैंने कोई किसी तरह का कोई जॉब में जाके थोड़ी ना रिलैक्सेशन ले लिया मैंने। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि स्पष्ट एकदम क्लियर ऑर्डर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि ओपन कैटेगरी इज ओपन फॉर ऑल, वेदर रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट हैज टेकन एनी ऑफ द रिजर्वेशन बेनिफिट और नॉट, ठीक है। तो किसी को कुछ भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं आप सभी लोगों के कमेंट ले लेता हूं। मैं सिर्फ आपको यही समझाने के लिए लाइव आना चाह रहा था, बाकी मेरा और कुछ उद्देश्य नहीं है। देखिए, हाँ एक चीज मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन आयोग टीम 5 जनवरी के बाद से केस में लड़ रही है। 5 जनवरी के बाद आयोग टीम के पास फैसला हाई कोर्ट का मुकदमा आया था जो 68,500 वालों का था, जिसमें आयोग टीम ने गौरव मल्होत्रा को खड़ा किया था और पहली डेट में मुकदमा खत्म हुआ था। लेकिन उस टाइम पे गवर्नमेंट किसी की नहीं थी। ये दुर्भाग्य समझ लो, अपना कुछ भी समझ लो कि ये आ गई भारती पटेल, ठीक है। भारती पटेल आ गई, उसमें हम लोग बहस करवा रहे हैं, लेकिन जब तक फिर भी सरकार नहीं बनी। सरकार इतनी लेट बनी मार्च के एंड में, नहीं तो हम लोगों का काम हो लिया होता उस टाइम पे। उस टाइम पे सब कुछ अपना ठीक चल रहा था। लेकिन जब तक आयोग टीम फ्लैश में रही, आप देख लो हियरिंग कैसे करवाई, सब कुछ अच्छा करवाया हम लोगों ने। कहीं पे किसी तरह की कोई भी दिक्कत रही हो तो आप बताओ। उसके बाद थोड़ा जब हटाया गया या व्हाटएवर कुछ भी इश्यूज रहे, फिर आप हियरिंग देख लो कैसी रही। डेट लगवाने के मोहताज हो गए हम लोग, फिर एंड में डेट हमें ही लगवानी पड़ गई। डेट लगवाने के बाद अब 2 डेट पे हम लोग गए तो कैसी सुनवाई हुई है। सब लोग एक बार ये सोच लें कि हमें सामने नौकरी लेनी है। टारगेट अगर हम लोग ये रख लें कि नौकरी लेना टारगेट है, तो हम लोग बेहतर सोच पाएंगे कि हमें किसको खड़ा करना है, क्या हमारे पॉइंट्स रहने चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है ना, यहाँ पे टारगेट ये नहीं रहता। टारगेट ये रहता है कि प्रदीप बघेल को कैसे गाली देनी है, प्रमोद झा को कैसे गाली देनी है, या अदर को किसको गाली कैसे देनी है, किसको कैसे तोड़ना है। टारगेट ये रहता है। ये टारगेट ना बनाकर एक नौकरी का टारगेट बनाएंगे सब लोग, तो सिर्फ नौकरी के बारे में सोचेंगे हम लोग। फिर ये फालतू की बातें, किसको गाली देनी, क्या करना, ये फला ढिमका, ये सब किसी के माइंड में नहीं आएगा। तो सब लोग सिर्फ और सिर्फ ये टारगेट बनाइए कि नौकरी हमको लेनी है। नौकरी के अलावा कुछ भी कोई भी टारगेट बना रहा है कि मुझे विजय को गाली कैसे देनी है, कि मुझे कुछ को गाली कैसे देनी है, मनोज को, मैं मुरादाबादी को कैसे गाली देनी है, व्हाटएवर, किसी के दिमाग में कुछ भी चल रहा है, तो वो नौकरी नहीं सोच रहा अपनी।
ठीक है। तो नौकरी के अलावा कोई भी कुछ भी सोच रहा है उस केवल वही टारगेट होगा, सबको अच्छी तरीके से जल्दी नौकरी मिल जाएगी। देखो चौधरी ये फ़ोटो डालते हैं, देखिए भैया हम लोग फ़ोटोबाजी थोड़ा पसंद कम करते हैं। हम लोग आए अभी 5 दिन लखनऊ में रहे, सिर्फ एक दिन संदीप दीक्षित के यहाँ की फ़ोटो डाली थी हमने, बाकी आप दिखा दीजिए। हम फ़ोटो हम ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। काम अच्छा होना चाहिए, काम अच्छा होगा नौकरी जल्दी मिलेगी, आप सब लोगों को सामने दिखेगा, बात खत्म। नेता मुझे बनना नहीं है, मनोज प्रजापति को नेता बनना नहीं है। अब वो अलग चीज़ है, नौकरी कर ले उसके बाद अलग चीज़ है, क्या कौन क्या करेगा, है ना। लेकिन नौकरी मिलने तक क्या तो किसी को नेता बनना नहीं, मुझे नेता बनना नहीं, ठीक है। नौकरी लेनी है, घर चलाना है, अभी ज़िंदगी सादा ज़िंदगी जी रहा हूँ, आगे सादा ज़िंदगी जीनी है। तो ये इसलिए नेतागिरी वाले लक्षण नहीं है भैया, है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि लीगैलिटी क्या है, मैं वो समझाने के लिए आज लाइव आया था, मेरा मकसद वही था। अभी आप लोग अपना अपना वो दे दो तो फिर मैं उनके जवाब भी दे दूं। सीटों का मामला कैसे हल होगा, सुपर न्यूमेरिक कोड दे नहीं रहा है, राजकुमार जी लिख रहे हैं। कौन कोड नहीं दे रहा भैया? देखिए सुपर न्यूमेरिक पे उस दिन बात आई थी, क्योंकि हमारे संदीप दीक्षित जी ने सुपर न्यूमेरिक पे काफ़ी बहस की थी, लेकिन जज साहब ने कह दिया मैं आपको सुपर न्यूमेरिक तो दे दूंगा, लेकिन ये कल को नासूर को बन के खड़ी हो जाएगी भारती पटेल आपके सामने, इसलिए इसको अभी ख़त्म है तो ख़त्म ही रहने दो। अभी जो चीज़ें बाकी की बची उन्हें भी सुलझा लो, नौकरी मिल ही जाएगी आपको, ठीक है। देबू वर्मा आप संदीप दीक्षित को फुल पेड कीजिए। देखिए हमारी इस पे बात होनी है अभी इन लोगों से भी। जनरल की कट ऑफ फाइनल होगी क्या? कट ऑफ फाइनल होगी मतलब समझा नहीं। कट ऑफ तो फाइनल हो ही चुकी है जो भी है, 69.07 सॉरी। और आप मैं मनोज है आपकी कोई कमेंट नहीं पढ़ूंगा। सुनील कुमार कहाँ है आपका कमेंट? हाँ सुनील कुमार, सरकार का क्या रुख डबल रिजर्वेशन पर? सरकार का रुख भैया देखिए, सरकार का रुख तब तक आपके लिए अच्छा है जब तक जनरल वालों को नहीं निकालना पड़ रहा। सरकार को भी अच्छे से पता है कि डबल रिजर्वेशन वाली कोई बात नहीं है। आप रॉबिन सिंह का आप काउंटर उठा के देख लीजिए। देखिए रुख का मतलब ये नहीं होता कि अधिकारी ने मेरे कान में क्या बोल दिया, नेता ने आपके कान में क्या बोल दिया, वो रुख नहीं होता। कोर्ट में क्या लिख के दिया जा रहा है वो रुख होता है। लेकिन अभी तक हमारे लिए जो भी कोर्ट में गया है हमारे लिए अच्छा गया है, तो अब आप इसको अच्छा समझो बेकार समझो, वॉट एवर यू वॉन्ट, है ना। यार MK बघेल हो रही है 50-60 लाख रुपए आया। देखो भैया मैं भी कोई कमेंटेंस, अब मैं इन सब चीज़ों से दूर हट गया हूँ। लोग किसको पैसा क्या दे रहे हैं, लोगों का अपना पैसा है, दें जिसको देना है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है बताओ। आपको भी नहीं पढ़ना चाहिए। आयोग टीम को चाहिए संदीप दीक्षित को फुल पेड करे, केवल वही एक वकील है दमदार, बाकी सब हवाएं, वो तो आपने देख ही लिया होगा। तबीयत भी थोड़ा मतलब खांसी भी ठीक नहीं है, तो जल्दी जल्दी मैं आपके ले लेता हूँ। भाई हम आंसर की मुद्दे पर हाई कोर्ट में याची हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट में भी याची बन जाए? देखिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को सही मान रही है। सुप्रीम कोर्ट कोई याची लाभ सुप्रीम कोर्ट के याचियों को नहीं देने जा रही, मिलेगा तो हाई कोर्ट के याचियों को मिलेगा ऑटोमेटिकली, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। बाकी आपको अगर सेफ्टी लगती है, ज़्यादा आपको लग रहा है 1000-2000 में कुछ होता नहीं, अगर बनना चाहो बन सकते हो, क्या दिक्कत है ना। क्योंकि वैसे मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको फिर भी आपके फ्यूचर की सवाल है, बनना चाहो बन जाओ। लेकिन अगर 6800 में तो भविष्य सुरक्षित है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। अंकित वाटी आंसर की वाले कुछ इफेक्ट पड़ेगा 6800 पर ब्रदर? देखिए आंसर की का जो भी इफेक्ट पड़ेगा 6800 पे पॉजिटिव ही पड़ेगा, नेगेटिव कुछ नहीं पड़ेगा। राम पूजम 18-20 लाख वाले वकील आज में, देखिए क्या बोल पाए नहीं बोल पाए, छोड़ो ना, क्या करना आपको। गायत्री रोहित मौर्य नेक्स्ट डेट की कोई प्लानिंग है? गायत्री जी नेक्स्ट डेट की हमारी पूरे तरीके से प्लानिंग है। बहस जिन चीज़ों पे होनी है उनकी सब तैयारी कर ली गई, तैयारी उसी दिन कर ली गई थी, हमारी तरीके से पूरी प्रिपरेशन है, बस इंतज़ार है तो उनका, और सरकार क्या लेके आती है उसका इंतज़ार है।
सुप्रीम कोर्ट में कैसे याची बन सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में सरकार याची है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आंसर की को सरकार ने खुद चैलेंज किया है और सरकार की पिटीशन जहाँ तक है मुझे डिसमिस होगी, ठीक है, वहाँ पे कोई रिलीफ किसी को नहीं मिलेगा। अभिषेक कुमार उत्तरकुंजी 6800, मेरा कमेंट पढ़ो भाई प्लीज। दीपचंद आंसर की में क्या लिख रहे हो आप? ओबीसी वर्ग का कितना गुणांक होने पर 1 नंबर मिलेगा? लास्ट गुणांक पर ओबीसी का चयन होगा। नहीं, 65.53 लास्ट कट ऑफ मानी है सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी की सरकार ने, तो 65.53 से ही होगा, ठीक है। रवि जी कह रहे हैं वकील की फीस बता दीजिए। भैया कौन से वकील की फीस बतानी है? चौधरी निर्मल सिंह 6800 पोस्ट कैसे क्रिएट होंगी 6800 में? देखिए, उस दिन जज साहब ने एक कमेंट किया था इस चीज पे लेकर, 69,000 माइनस 6800 प्लस 6800, ठीक है। ये थोड़ी यार मैं क्या बताऊं इस पे आपको, क्योंकि कुछ चीजें मैं ओपन नहीं करना चाहता। नौकरी उनकी भी नहीं जाएगी और नौकरी आपको भी मिलेगी, ये भी यथार्थ सत्य है। कब कैसे, मतलब कैसे मिले, कैसे नहीं जाएगी, कैसे मिलेगी, उन सब चीज़ों पे अभी मत जाइए। कुछ चीज़ें हैं दबी रहने दीजिए उनको, है ना। मैं से हो सकता है कि अभी उनको बाहर कर दिया जाए, लेकिन वो बाहर नहीं होंगे आगे चल के, ठीक है। अकाउंट जारी करो। संदीप सर की फीस बताओ भाई, और लोग आगे आओ, चोरों को चक्कर में ना। देखो यार, हम लोग तो आगे ही हैं, कोई पीछे तो है नहीं। ज़रूरत के हिसाब से काम करेंगे, क्यों परेशान हो। फिलहाल देखिए, मेरे हिसाब से हम लोगों की बात विजय भाई से भी हो रही है लगातार, ठीक बातचीत हो रही है। लेकिन नौकरी का प्रयास सबको करना चाहिए। आप 90-97 का देख लीजिए, 90-97 में 3 टीमें थी, तीनों ने बेहतर प्रयास किया, तीनों की प्रयासों से नौकरी मिली, है ना। तो मैं किसी पे मैं ब्लेम नहीं कर सकता। देखो, मैंने किसी को पैसा नहीं दिया है ना। जब सुपर न्यूमेरिक मिलेगी नहीं, सरकार जनरल को हटाएगी नहीं, तो हमारा रास्ता क्या है? गायत्री जी बोल रही हैं। सुपर न्यूमेरिक जो पोस्ट है उस पर काफ़ी बहस हुई थी उस दिन हाई कोर्ट में, लेकिन अभी फिलहाल जज साहब ने मना कर दिया था। लेकिन वो हटेंगे नहीं हटेंगे वो आपके सामने दिखेगा। अभी एक्चुअली क्या है ना, देखिए, अगर जज साहब को कोई फैसला देना है, चीज़ें ऐसी होती हैं। देखिए, अभी क्या बोला हाई कोर्ट ने, बोला मतलब जज साहब ने बोला सरकार से कि आपने सारी कंट्रोवर्सी पैदा की है, आप सॉल्यूशन लेके आइए। सरकार बोल रही है कि हमसे गलती हुई, हम 6800 लेकर आए, उस गलती का सॉल्यूशन, ठीक है। अब जो खिचड़ी पक गई है, इसका सॉल्यूशन आप ही दे सकते हो मिलॉर्ड। जब सब कुछ जज के ऊपर बात पहुंच गई, तो जज के पास जो भी एक एक बंदा आया है उन सबको सुनेगा, फाइनल डिसीजन उसके बाद हो देगा, ठीक है। तो कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा, वो उसके लिए परेशान ना हो। कोर्ट ऐसी चीज़ है जिसने 1,37,000 शिक्षा मित्रों को बाहर कर दिया था, बस। लेकिन आप ये भी समझिए, वहाँ पे कुछ लीगल गलतियाँ थी सरकार की, उन लोगों की, मतलब वो लोग टेट क्वालिफाइड नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें बाहर होना पड़ा था। यहाँ पर टेट, सुपर टेट सब लोग क्वालिफाइड हैं, तो उनको किस तरीके से बाहर कर पाएगी कोर्ट या नहीं करेगी, वो आगे सामने देखने को मिलेगा। लेकिन आपकी नौकरी मिलेगी, ये निश्चिंत रहो। आप इस पर मत जाओ, वो निकलेंगे नहीं निकलेंगे वो हम लोग कोर्ट में देख लेंगे, वो यहाँ बताने की चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको नौकरी मिलेगी, ये क्लियर है। अर्जुन आर्या, दीपचंद मौर्य लिख रहे हैं अकाउंट जारी कर दो, रिस्क ना लो, वो भी आप, हाँ आप देख रहे हैं भैया क्या करते हैं, ठीक है। अर्जुन आर्या भाई, आंसर की में ओनली उनको ही 1 नंबर लिस्ट नहीं आ जाएगा, पता नहीं भैया, समझ नहीं आ रहा आपका कमेंट, ठीक है।
ठीक है, मुझे लग रहा है आंसर की में ओनली जो उनको मिलेगा जो 1 नंबर से, हाँ 1 नंबर से फेल नहीं है, जो 1 नंबर से नौकरी पा रहा है उसकी बात की गई है। ठीक है, बाकी सबके लगभग मुझे लग रहा है कि एक जैसे कमेंट आ रहे हैं। 69,000 में ज़्यादा पोस्ट हो सकती हैं, इसके लिए कुछ बोलो। अभी एक मैं आपको बता देता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। बिहार में एक भर्ती आई थी दरोगा की, 1700 पोस्ट थी उसमें, और आज की डेट में 5600 लोग नौकरी कर रहे हैं उसमें। ठीक है, वो भी कोर्ट के ही थ्रू कर रहे हैं। तो 69,000 में कितने होंगे ये आपको भी नहीं पता, अभी मुझे भी नहीं पता है दरअसल, लेकिन 6800 होगी ये मुझे पता है। मैं 6800 के लिए लड़ रहा हूँ। अब वो 6800 69,000 के आप 69,000 के ऊपर सोच क्यों रहे, मेरी यही समझ नहीं आ रहा है। जब हाई कोर्ट में ये क्लियर कर दिया गया, सरकार ने क्लियर कर दिया और जज साहब ने क्लियर कर दिया कि ये 6800 कैंडिडेट्स हैं जिनकी लिस्ट आई है, दीज आर द पार्ट ऑफ 69,000 ऑफ रिक्रूटमेंट। आप पहली लिस्ट का हिस्सा हो, आप 69,000 की जो लिस्ट 67,867 की आई है उसका हिस्सा हो, तो आप उसके ऊपर सोचो ही मत। उसके ऊपर जो लोग होंगे वो दूसरे लोग होंगे, आप नहीं होंगे। अब वो 69,000 के ऊपर होते हैं, बाहर होते हैं, कहाँ होते हैं, क्या फर्क पड़ता है आपको। आप 69,000 का पहली लिस्ट का हिस्सा हो, आप ये अपने दिमाग में रखो बस। 69,000 के पहली लिस्ट में होकर अभी बाहर बैठे हुए हैं, वो उस जगह पे जहाँ पे हमारा जगह थी वहाँ पे हमें पहुँचना है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इतना बस दिमाग में रखो। हम कहीं याची नहीं है, 1 नंबर बढ़ने से नौकरी नहीं मिल रही, क्या मैं अंदर रहूँगा? मतलब जब याची नहीं है तो आपको क्यों मिलेगा भैया? केवल याचियों के लिए ऑर्डर हुआ है वो। ठीक है, फिर बाकी ख़त्म करते हैं। और सभी लोगों के लगभग कमेंट हो गए हैं। और ये जो मैंने आपको लीगैलिटी के लिए मैं आया था, क्योंकि कल मैं देख रहा था बहुत हुआ की स्थिति चल रही थी। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हम किसी डेलीगेशन में जाए या ना जाए, क्योंकि पॉलिटिकल हम लोग हैं नहीं, वी आर लीगल। और लीगैलिटीज में भरोसा करते हैं। लीगल आयोग में हम लोग जब लड़ रहे थे, देखिए धरना जो होता है वो होता है दबाव बनाने के लिए। धरने टाइम पे किए जाने चाहिए, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब कौन सी उसमें कौन जा रहा है क्या मिलने के लिए, मिलने मिलाने से उनसे कुछ होता नहीं है। धरने के बाद जो मुलाकात होती है उसमें कुछ नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूँ क्लियर। आज तक नहीं हुआ है, मैं बहुतों में गया हूँ, कभी कुछ नहीं होता है। तो इन सब चीज़ों को लेके बिल्कुल परेशान मत हुआ करो कि आयोग टीम का मेंबर उसमें होना चाहिए। डेलीगेशन कुछ नहीं होता, बेवकूफ़ बनाते हैं। सिंपल शब्दों में कहें, डेलीगेशन मतलब चूतिया, कुछ नहीं होता वो। मैं गलत बोल दिया, मैं ये नहीं बोलना चाहिए, मैं अपने शब्द वापस अगर हो सकते तो ले लेता, मैं नहीं बोलना चाहिए मतलब। लेकिन डेलीगेशन मतलब कुछ नहीं होता। आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान मत हुआ करो कि ये होना चाहिए वो होना चाहिए, क्योंकि डेलीगेशन जब वहाँ पे भेजा जाता है ना, वो धरना शांत कराने के लिए होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता है ना। लेकिन धरना जरूर होना चाहिए, वो दबाव बनाने के लिए होता है। लेकिन उसमें जा कौन रहा है, डेलीगेशन में क्या जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बाकी इसी के साथ मेरा भी पढ़ लो। बता दो राहुल भाई क्या था आपका, एक बार दोबारा रिपीट कर दो तो पढ़ लूंगा मैं। 6800 पर खिचड़ी सरकार ने पकाई है, लेकिन सचिव जी कैसे हम लोगों को नियुक्ति सचिव जी देगी? यार वो फीमेल नहीं है, मेल है, और सचिव को नियुक्ति नहीं देनी है। सचिव माने क्लर्क। सचिव का जो काम होता है किसी भी विभाग में, सचिव जो होते हैं वो मतलब इधर की चीज़ें को कैसे ये किया, फाइल बनाई, ये किया, वो सब काम होते हैं सचिवों के। डिसीजन मेकिंग जब होती है तो उनको इसलिए हिस्सा बनाया जाता है क्योंकि उन्हें सब कुछ पता होता है कि कहाँ से क्या आया क्या रहा, इसलिए उनको हिस्सा बनाया जाता है। तो सचिव को नौकरी नहीं देनी है, सचिव को पूरा नौकरी आपको पूरा डिपार्टमेंट देगा, जितने भी अधिकारी हैं। और अभी डिपार्टमेंट का जो मुखिया है वो है डीजी।
ठीक है। मतलब एक तरीके से मैं आपको पोजीशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको गलत वे में ना कोई ले। मतलब यार गलत बोल दिया, कोई नहीं भाई। 6800 लिस्ट में कोई परिवर्तन तो नहीं होगा ना राहुल जी? देखिए हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, मेरे पास लोग बहुत भेज रहे हैं 3-4 दिन से लगातार मैसेज। 6800 अटल सत्य, ये हैशटैग मैंने चलाया था, और अगर मेरी बातों पे आप भरोसा करते हैं या आयोग टीम पे भरोसा करते हैं तो 6800 अटल सत्य मतलब अटल सत्य है, उसमें एक सीट ना इधर होगी ना उधर होगी, इसके लिए बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है। फिर मैं ख़त्म करता हूँ अपना लाइव इसी के साथ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।